तो व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना सरकार का फर्ज होता है, लिहाजा उन्हें दुरुस्त करने के लिए सरकारें कई कदम भी उठा रही हैं। हाल ही में भोपाल और इंदौर में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लाई गई कमिश्नर प्रणाली इसका एक उदाहरण है। अब सरकार ने कानून के साथ ही मेडिकल क्षेत्र में व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए उनकी जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में देने का प्रस्ताव तैयार किया है। फिलहाल इस व्यवस्था को लेकर काम जारी है, लेकिन गाहे बगाहे इस व्यवस्था का विरोध भी शुरू हो गया है। अब देखना होगा कि विरोध के बीच मेडिकल फील्ड में ब्यूरोक्रेट्स की व्यवस्था में कोई बदलाव होगा या सरकार ने जैसा सोचा है वही मूर्त रूप लेगा। चलिए इस पर चर्चा की शुरुआत करें, उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कुछ बड़े शहरों में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार एक और नया प्रस्ताव लेकर आई है, जिसके शुरू होने से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। दरअसल प्रदेश के सभी 13 मेडिकल कॉलेजों की कमान ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में सौंपने की तैयारी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इसको लेकर एक प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। प्रस्ताव में एडीएम स्तर के एक अधिकारी को मेडिकल कॉलेज और उससे संबद्ध अस्पताल में बतौर प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करने को कहा गया है। सारे प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार प्रशासनिक अधिकारी को सौंपे जाने की भी तैयारी है। सरकार की मंशा का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि करीब 20 दिन पहले तैयार हुआ यह प्रस्ताव एसीएस हेल्थ, सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग की मंजूरी के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के पास पहुंच गया। कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई तो नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। दरअसल अभी ब्यूरोक्रेट्स का सीधा दखल नहीं है। अभी डिविजनल कमिश्नर मेडिकल कॉलेज की स्वशासी समिति के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन उनका सीधा कोई दखल नहीं होता। प्रशासनिक अधिकार मेडिकल कॉलेज के डीन और अस्पताल अधीक्षक के पास है। इनके वित्तीय अधिकार की सीमा 1 लाख तक तय है। नए प्रस्ताव की तर्ज पर प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्तियां की जाती हैं, तो सीधे तौर पर न सिर्फ कॉलेज डीन का बल्कि अस्पताल अधीक्षक के अधिकार और शक्तियां कम होंगी। ये प्रशासनिक अधिकारी भी डिविजनल कमिश्नर के अधीन रहेंगे। वहीं इस व्यवस्था की बात की जाए तो ये व्यवस्था फिलहाल पूरे देश में लागू नहीं है। जो शासन एक जबरदस्ती डिप्टी कलेक्टर हमारे ऊपर थोप रहे हैं, तो शासन को हमारा कहना है कि अपने बहुमुखी प्रतिभा के धनी राज्य प्रशासनिक सेवा और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को खुद सहेज के रखें, शिक्षा और शोध के मामले में दखलंदाजी न करें। हमारा मानना है कि कोई भी ऐसा प्रस्ताव लाने से पहले मध्य प्रदेश की प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन और चिकित्सा जगत से जुड़ी सभी संस्थाओं को बुलाकर चर्चा करने की उपरांत ही ऐसे प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाए। इस प्रस्ताव को लेकर फिलहाल वरिष्ठ चिकित्सकों के विरोधी स्वर खुलकर सामने आने लगे हैं, तो वही चिकित्सकों का तर्क है कि कॉलेजों में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति से डॉक्टर के ऊपर दबाव बढ़ेगा। इससे मरीजों के इलाज की गुणवत्ता और कॉलेजों में पढ़ाई का स्तर भी गिरेगा। साथ ही पीएमटीए का कहना है कि इससे चिकित्सा सेवाएं 50 साल पीछे हो जाएंगी। बहरहाल सरकार इस कदम को एक नए प्रयोग के तौर पर मान रही है, तो वही चिकित्सकों का विरोध भी सरकार के इस प्रयोग पर ग्रहण लगाता दिख रहा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सरकार का अब इसको लेकर अगला कदम क्या होता है। भोपाल से सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है संयोजक बीजेपी प्रकोष्ठ विकास मोंदिया जी। विकास जी आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता विक्की कोगल जी हैं। विक्की जी आपका स्वागत है। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी जीएमसी डॉक्टर अविनेश दुबे जी हैं। अविनेश जी आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार विशेष टिप्पणी के लिए हमारे साथ देवदत्त दुबे जी हैं, आपका भी स्वागत है। अविनेश जी, सबसे पहले सवाल ये, जैसा कि कहा एसोसिएशन कह रहा है, मेडिकल टीचर एसोसिएशन के 50 साल पीछे हो जाएंगे, वो कैसे हो जाएंगे और अगर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वहां पे तो किस तरह से आप लोगों को परेशानी होगी? देखिए सर कि अभी की व्यवस्था में जी 13 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं प्रदेश में सरकारी। सभी के चेयरमैन डिविजनल कमिश्नर होते हैं जी। सभी की एग्जीक्यूटिव बॉडी में जिले के कलेक्टर होते हैं, उस जिले के 13 दूनी 26 जी। प्लस आप देखेंगे कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन, फिर उप सचिव, फिर सचिव और फिर एसीएस, कुल मिलाकर 30 आईएएस ऑलरेडी हमारे मेडिकल कॉलेज को चला रहे हैं जी। क्या इन 30 आईएएस अफसर के होने के बाद भी हमें इन प्रशासनिक अधिकारियों की जरूरत है? जी। क्यों ना मेडिकल कॉलेज, चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा जैसे जगह पर हम जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो इस विषय का ज्ञान रखते हैं, जो इस विषय में दक्ष हैं, जो हमेशा इस विषय को लेकर जो 10-15 साल 20 साल से इस फील्ड में है, क्यों ना हम उनसे ही काम कराएं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी
का भी एक आपने देखा होगा कि अभी उन्होंने 2019 में 9 टेक्नोक्रेट्स को लेटरल एंट्री के थ्रू आईएएस बनाया। फिर अभी 2020 में भी 31 जो टेक्नोक्रेट्स हैं, अलग अलग विषय के विशेषज्ञ थे, उनको उप सचिव और सचिव पद पे लाया गया। तो मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं कि हम जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो इस विषय के विशेषज्ञ हैं, जानकारी रखते हैं, उनका उपयोग ना करते हुए हमें प्रशासनिक अधिकारियों की जरूरत पड़ रही है। कोरोना के 2 वेव गई, हम मध्य प्रदेश ने पहली वेव देखी, दूसरी वेव देखी, बहुत भयावह समय देखा, डॉक्टर्स लगे रहे, अपना काम किया, अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब हमें ऐसा लगता है कि कुछ कमियां रह गई, वो कमियां पूरी हो जाएं, आगे दिक्कतें ना बने, इसके लिए हमारी राय ये रहेगी कि जो विषय विशेषज्ञ हैं उन्हें ही इस फील्ड में रखा जाए, ना कि प्रशासनिक अधिकारी और जो आपके राजस्व के अधिकारी हैं। 150 साल पीछे कैसे हो जाएंगे? सर देखिए, मैं एक और उदाहरण देता हूं आपको जी, कि हमारे राज्य में जो स्वास्थ्य विभाग है जी, उसमें ब्लॉक स्तर पे भी प्रशासनिक अधिकारी, राजस्व अधिकारी का दखल है, सीधा सीधा दखल है। आज ही की रिपोर्ट है, आप देखेंगे नीति आयोग की, आज आपने पढ़ा होगा प्रमुख अखबारों में कि मध्य प्रदेश का जो हेल्थ के इंडेक्स में वो नीचे से तीसरा नंबर है, 17वें नंबर पे है। 17वें नंबर पे। हमारे नीचे बस बिहार और उत्तर प्रदेश है जी। तो 17वें नंबर पे हैं हम, बड़े राज्यों में 17वें नंबर पे हैं, छोटे राज्यों का उसमें नाम नहीं है जी। तो हम इतने सालों बाद भी इन प्रशासनिक अधिकारी और राजस्व अधिकारियों को यदि हमने हेल्थ में दखलंदाजी की, हम करवाई हमने, उसका रिजल्ट क्या रहा? हम नीचे से तीसरे नंबर पे हैं। आप वो तो मेडिकल एजुकेशन का कोई सर्वे नहीं है सर, नहीं तो हम सबसे नीचे आएंगे जी। तो आप क्या चाहते हैं कि हम उसको सुधारें, टेक्नोक्रेट्स का यूज करें, जिनका दिमाग जिस चीज के लिए बना हुआ है उनका उपयोग करें, या फिर हम प्रशासनिक अधिकारी, राजस्व अधिकारियों को यहाँ लाएं और फिर सारी व्यवस्थाएं डिस्टर्ब करें? देखिए, देश में ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं है, ऐसी व्यवस्था देश में कहीं नहीं है। ये अपने आप में एक नया प्रयोग है और आप भी जानते हैं क्या होने वाला है इस प्रयोग से। जी, विपक्ष क्या सोचता है खोगल जी, सही है कि गलत है? आदरणीय त्रिपाठी जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमारे दर्शकों को बताया कि 30 प्रशासनिक अधिकारी जिस विभाग के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, उन आईएएस अधिकारी, उसके बावजूद इस पूरे सिस्टम के अंदर प्रशासनिक अधिकारियों को डालना, प्रशासनिक अधिकारियों का हस्तक्षेप होना, यह भारतीय जनता पार्टी की, राज्य सरकार की, इसके अंदर बहुत बड़ी दुर्गंध आ रही है भ्रष्टाचार की। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब पूरा विश्व आज कोरोना जैसी महामारी के संकट से गुजर रहा है, ऐसे समय में जब आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता है व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने की, जिनमें पिछले 2 कोरोना के वेव्स के अंदर ये पूरी तरह फेलियर साबित हुए, वो तो ईश्वर भला करे हमारे कोरोना वॉरियर्स का, जिनका अपमान करने का कोई मौका ये सरकार चूक नहीं रही है। चाहे हमारे जूनियर डॉक्टर्स की हम बात करें, चाहे हमारी आशा उषा कार्यकर्ताओं की या अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की, संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की, सबकी न्यायोचित मांगे आज इस प्रदेश के अंदर लंबित हैं। और उसके बाद आज ये ऐसा निर्णय लेना, इसमें भ्रष्टाचार की भारी दुर्गंध आ रही है। और हम किस तरह से आ रही? ऐसे आ रही है सर कि जो वित्तीय मामलों के अंदर भी जो उनको प्रशासनिक अधिकारियों को जो पावर्स देने की प्लानिंग की जा रही है, जिसके पास में कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है, जिसके पास में चिकित्सा कार्यों का एक्सपीरियंस नहीं है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है, हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस नहीं है, यदि वह वित्तीय मामलों के अंदर काम करेगा तो कहीं ना कहीं इसमें भारी भ्रष्टाचार और गड़बड़ियां सामने आएंगी, आज नहीं कल आएंगी। जब हम आज जैसा नीति आयोग की रिपोर्ट की बात करें तो नीति आयोग के रिपोर्ट में अगर हम नीचे से जो है तीसरे नंबर के सबसे बुरा परफॉर्म करने वाले राज्य हैं, जब हम नीति आयोग की रिपोर्ट में चौथे नंबर के सबसे गरीब और खस्ताहाल राज्यों में, बीमारू राज्यों में हम शामिल हैं, ऐसे समय में ये गड़बड़ियां ये प्रशासनिक अधिकारियों की और आईएएस ऑफिसर्स की और हमारे पूरे ब्यूरोक्रेसी की भी तो इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए कि नहीं? जब उनकी कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं हो रही, उसके बाद आप मेडिकल एजुकेशन के अंदर उनका हस्तक्षेप करवाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं साफ है कि आप इसके अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ियां और वित्तीय जो है अनियमितताएं होने वाली है आगे चलकर। देखिए, जैसे 17वें नंबर पे हैं, नीचे से तीसरे पे हैं, तो हो सकता है प्रशासनिक व्यवस्था की बात सुधर भी सकता है, सुधार भी हो सकता है, प्रयोग है। सर, जब वही तो मैंने आपको बताया कि आज से 1.5 महीने पहले जब नीति आयोग की सेम रिपोर्ट आई कि मध्य प्रदेश पूरे भारत के अंदर चौथा सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, बीमारू राज्य का तमगा आज भी मध्य प्रदेश के माथे पर कलंक की भांति लगा हुआ है,
तो जब ये पिछले इतने वर्षों तक मध्य प्रदेश के और अन्य मानकों पर सुधार नहीं कर पाए, तो इसमें ब्यूरोक्रेसी, जिसके अंदर शैक्षणिक योग्यता, मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है उस व्यक्ति के पास, उसमें भी ब्यूरोक्रेसी का दखल करके क्यों और व्यवस्थाओं को बिगाड़ना चाह रहा है, ये हमारा कहना है। प्रोफेशनल टीचर्स की एसोसिएशन जो है, PMTA जो है, वो इस बात से क्यों खफा है? वो इसलिए खफा है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति उनके उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आकर बैठ जाएगा, जिसको जो आंसरेबल, जिनको बड़े प्रोफेसर को, बड़े 10 साल के एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर को, एक एक्सपीरियंस्ड स्पेशलिस्ट को जब उसको जवाब देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं डीले होगा हर प्रक्रिया के अंदर। और कोरोना के समय में हम किसी भी प्रकार के डीले को या किसी भी प्रकार के गतिरोध को, अवरोध को जो है हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम जो है उसके अंदर इस प्रकार के गतिरोध पैदा होने दें, नहीं तो हमारी स्थिति और गड़बड़ हो जाएगी। लाखों की संख्या में लोगों ने अपने प्राण गंवाए, माताओं बहनों के सुहाग उजड़े, बच्चे अनाथ हुए। हमें आने वाले समय में व्यवस्थाओं को ठीक करना है और बिगाड़ना है सिस्टम को। बुंद्रे जी, देखिए, आपको अब ध्यान हो 98 से 2003 के बीच में कहीं न कहीं गलती एक हुई थी तत्कालीन मुख्यमंत्री से। टेक्नोक्रेट की जगह ब्यूरोक्रेट्स पे उन्होंने बहुत ज्यादा विश्वास किया था, और खासकर बाकी तो नहीं, मध्य प्रदेश में बिजली की स्थिति कहां पहुंच गई थी आप भी जानते हैं, जिसको लेकर आपकी सरकार भी बन गई। अब इन स्थितियों में हर जगह ऑलरेडी उन्होंने कहा ACS है, कमिश्नर है, IAS है। अब क्या आप अपर कलेक्टर रैंक के आदमी को एक डीएम जो करके गया है, 5 साल MBBS, 3 साल MD, 2 साल DM लगातार पढ़ता गया, तो फिर एक्सपीरियंस, वो एक अपर कलेक्टर रैंक के आदमी को अगर रिपोर्ट करेगा, सर कहेगा, निश्चित तौर पर उसके हाथ में रहेगा सारी चीजें। तो कहीं न कहीं जैसा कह रहे हैं कि डॉक्टरों पे मानसिक दबाव आएगा, वो सही इलाज नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये तो मुझे लगता है एक बात तो बड़ी क्लियर है, एक प्रस्ताव आया है जी, हेल्थ एजुकेशन है, प्रस्ताव बन चुका है, पहुंच चुका है। हाँ, बना होगा, मुझे नहीं जानकारी है। आप कह रहे हैं खबरों में है, तो मैं भी मान रहा हूँ। दूसरी चीज, कोई अभी फाइनल नतीजा इसके ऊपर सरकार ने नहीं लिया है। सरकार में विभिन्न प्रस्ताव आते हैं, प्रशासनिक स्तर के ऊपर भी प्रस्ताव सरकार के द्वारा ही तैयार कराया गया है बुद्धिया जी। कहीं कभी वर्बल विचार आता है, सरकार ही तो कहती है कि इसके, हाँ भाई, इसको पूरा प्रिपेयर करिए, फिर चिंतन मनन करते हैं इसके ऊपर, बड़ी स्पष्टता है। देखिए, नंबर 1, हम अभी इस मामले में पूर्वाग्रहित नहीं हो सकते। सरकार अगर कोई प्रस्ताव तैयार भी करा रही है, तो प्रस्ताव तैयार करने का मतलब ही ये होता है कि सबसे चर्चा की जाएगी, तो यकीनन उसमें जो हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं उनसे भी चर्चा होगी, प्रॉस कॉन्स देखे जाएंगे, फायदे घाटे सभी देखे जाएंगे। दूसरी चीज, आपने जो बात कही और अभी भी यहाँ पे आई है बात कि टेक्नोक्रेट्स को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, तो सरकार ने कभी इस मामले में पीछे नहीं हटी। मध्य प्रदेश में भी लेटरल एंट्री के माध्यम से देखेंगे आप, या विभिन्न डिपार्टमेंट्स में, यहाँ तक कि प्रशासनिक स्तर पे भी एडवाइजरी स्वरूप में लोगों को इन्वॉल्व किया गया है, उन्हें एडॉक पे रखा गया है, लंबे समय के लिए रखा जाता है, और उनके मार्फत योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ तक कि मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल से रिलेटेड भी बहुत सारे हमारे पास में ऐसी परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें कि हम समय समय पे इस तरह के टेक्नोक्रेट्स को एंगेज करते। अब देखिए, दूसरी बात नहीं, वो परियोजनाएं अलग है बोधरिया जी। ये 13 मेडिकल कॉलेज, अब प्रशासनिक अधिकारी मेडिकल कॉलेज मतलब चिकित्सा शिक्षा, वो उनके अधीनस्थ होंगे। उनके क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ दुबे जी? सुनिए ना मेरी बात, डॉक्टर अविनाश ठाकुर जी, मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब सुनिए ना मेरी बात जी। एक तो आपने लेटरल एंट्री की बात, बहुत स्वागत योग्य है, उसे लागू किया जाता है। एक बात बताइए आप, मेडिकल एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है, वो ऐसा नहीं है कि कोई केवल मेडिकल एजुकेशन की क्लास या कॉलेज ही चलाता, उसके साथ में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल जुड़ा हुआ रहता है, जिसके विभिन्न तरह के क्रियाकलाप होते हैं। और ऐसा नहीं है कि इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट में पहले इस तरह के प्रशासनिक कार्यों के लिए लोगों को एंगेज ना किया जाता हो। अब आप बताइए, अब आप एक बात बताइए, एक अकाउंटेंट अगर वहां पे कोई काम कर रहा है उस सिस्टम में, या चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहा है उस सिस्टम में, तो वो क्या एकदम निरर्थक है क्या? मैं दूसरा पॉइंट एक और रखना चाहता हूँ इसके साथ में। आप मुद्दे पे नहीं बोल रहे, नहीं, मैं मुद्दे पे ही बोल रहा हूँ भाई। वहां पे मेडिकल एजुकेशन में हॉस्पिटल को भी रन करना है, अन्य वो भी यही लोग रन कर रहे हैं।
जी ये लोग डॉक्टर लोग ही मैं रन कर यही तो रहे कह हैं। रहा मेडिकल हूं। कॉलेज अब ऐसा नहीं है कि वहां पे अगर किसी प्रशासनिक व्यक्ति को एंगेज ठाकुर साहब किया कुछ कहना जाएगा चाह रहे हैं। प्रशासनिक कार्यों के लिए, सुन तो डॉक्टर साहब तो लेंगे उससे कोई मेडिकल एजुकेशन की क्लास लेनी है उसे वहां पे। सर मैं बताता हूँ सर, मेडिकल एजुकेशन के 3 उद्देश्य हैं। पहला चिकित्सा शिक्षा, कि हम वहां से डॉक्टर पैदा करते हैं, एमबीबीएस ठीक के है, बच्चे, एमडी के बिल्कुल। बच्चे, डीएम के बच्चे, एमसीएच के बच्चे। सर्वोपरि उद्देश्य क्या है मेडिकल कॉलेज का? यदि मेडिकल कॉलेज नाम है तो कॉलेज चिकित्सा शिक्षा। दूसरा क्या है? शोध। तीसरा क्या है? मरीजों का टर्सरी लेवल पे इलाज। हाँ। बाकी इलाज के लिए तो जिला चिकित्सालय, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, पीएचसी हेल्थ सभी कुछ है, पर एक रेफरल सेंटर है टर्सरी। क्यों? क्योंकि वहां पे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद हैं हर विभाग के। क्यों है? क्योंकि वो चिकित्सा शिक्षा का विभाग है, वहां चिकित्सा शिक्षक हैं जो उस बात पे पढ़ाते भी हैं, शोध भी करते हैं, उसके रिजल्ट आते हैं, उनसे हम नई नई दवाइयां, नए इलाज हम निकालते हैं। अब आप क्या होगा वहां पे, आप बोल रहे हैं कि अस्पताल के मैनेजमेंट के लिए आप भेजना चाहते हैं। सर तो आप देखेंगे इस रूप में एम्स में देखिए, मैं किसी भी उदाहरण देता हूं एम्स का संस्थान सर। में क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट निरर्थक ही होता है क्या? नहीं सर, है ना हमारे पास, एओबी है हमारे पास, अरे तो हमारे पास है प्रशासनिक अधिकारी क्यों already घबराहट हैं। है? नहीं घबराहट नहीं है की सर। क्या बात है? सर घबराहट बिल्कुल नहीं है सर, हम तो ये घबराहट चाहते भाई, हमें तो हमारी सलाह देना चाहते cordial हैं कामों को सर, हम सलाह देना साझा चाहते हैं। लेके साझा करके काम करने का बिल्कुल सर, हमारे में बिल्कुल सर। नीति और विकी नियत जी होनी आएंगे, चाहिए। मैं हम तो चाहते हैं सर, सलाह ये देना चाहते हैं कि यहाँ पे विषय विशेषज्ञ जो एमएचए और पीएच होता है, मास्टर ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, एक कोर्स होता है, एमडी भी होती है उसमें, वो डॉक्टर- एमबीबीएस के बाद होती डॉक्टर साहब, मैं है। समझ क्यों गया। ना हम उनको लाएं, अच्छा एक बात बताइए, एक बात जो बताइए, जो अस्पताल के का मैनेजमेंट में एक्सपर्ट है उनको लाएं। प्राइवेट कॉलेजेस भी है मेडिकल क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना। उसमें क्या क्या ये ऐसे व्यवस्था लोग- वहां भी लागू सुनिए की ना, जाएगी? सुनिए ना आप मेरी बात, क्या उसमें ऐसी प्रशासनिक दक्षता के लोग उसके मैनेजमेंट में एंगेज हैं या नहीं है? आप ये बताइए। बिल्कुल है पहले। सर, वो एमएचए वाले हैं सर, आप जाइए अरे, पता तो कीजिए सर, एम्स में एमएचए सभी है। चले, तरह- प्रशासनिक है कि नहीं? नंबर दूसरी चीज। एक मिनट, मास्टर ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की देवदत्त डिग्री से पूछ लेते हैं। स्पेशली अस्पताल को चलाने के लिए ही बनाई गई है, उसमें एमडी भी होती है। सरकार ने वो उनको- बात भी की है। नहीं सर, वो हम आप वो लाइए, आप तो मैनेजमेंट को आप कोर्स शुरू कीजिए, और आप कोर्स शुरू कीजिए, आपको इंटर्न मेडिकल मिलेंगे, स्टूडेंट मिलेंगे, टीचर इलाज मिलेंगे, को दोनों पूरा का अस्पताल करना मैनेज चाहते करेंगे। हैं। एक मिनट देवदत्त जी, क्या आपका क्या सोचना है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? विक्की जी मैं आता हूँ आपका जी। देखिए, भारत के परिवेश में हर चीज को समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ गुरु, रसोईया और वैद का बहुत विशिष्ट स्थान था और इसके लिए बड़ा आदर रिस्पेक्ट था, लेकिन गिरावट दोनों तरफ से हुई और धीरे धीरे शिक्षक जो था वो संविदा कर्मी हो गया और डॉक्टरों की हालत, आज कई बार एसडीएम कह देता डॉक्टर से उठिए कुर्सी पे मुझे बैठना है। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था। तो ये दोनों तरफ से सोचने की जरूरत है। डॉक्टरों को बिल्कुल चिंता नहीं करना चाहिए, उनको जो टेंशन होते हैं ना, कई बार मरीज अस्पताल में पहुंचा सीरियस मर गया, लोगों ने तोड़ फोड़ कर दी, डॉक्टरों के साथ मारपीट शुरू कर दी, तो डॉक्टरों को सौंप देना चाहिए कि हाँ अब अधिकारी देखें, हम केवल चिकित्सा का काम देखेंगे। और अधिकारियों नहीं तो वो अधिकारी के पास थोड़ी तोड़ फोड़ होगी, मारपीट, वो तो डॉक्टर के साथ ही होगी ना जो इलाज कर रहा है। डॉक्टर को सीधे भेज देना, ये चैम्बर में कोई डीन है जिम्मेदार, आप वहां जाइए। और कोई नहीं। इस शासन को समझना चाहिए कि विषय विशेषज्ञ हर जगह होते हैं। जैसे आप हैं त्रिपाठी जी, आप इतना बड़ा चैनल चला रहे हैं, तो आपका पत्रकारिता का बहुत अनुभव है, तब जाके आप इतना सफल चैनल चला रहे हैं। तो जो जिस चीज में विशेषज्ञ होता है वो उसी विधा में पारंगत हो सकता है। आईएएस, आईपीएस, जैसे अपने यहाँ इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन रेलवे सर्विसेज, इंडियन टेलीकॉम सर्विस, ऐसे इंडियन मेडिकल सर्विसेज का गठन करना चाहिए यदि इतना ही इस चीज को सुधारने की दिशा में काम करना चाहते हैं। ना कि आप अगर उनको लेके आए और फिर उसमें एक टकराहट भी बनेगी। कई बार जब ऐसी चीजें होती हैं जिसको बगैर एक तरह से अधिकारों पर अतिक्रमण माना जाएगा, तो फिर वो टकराहट भी पैदा होगी। और इतने सारे विभागों में क्या सफल आईएएस ही हुए हैं? डॉक्टर बहुत ऊपर, जब भी ऑपरेशन थिएटर में मरीज होता है तो यही कहते हैं कि ऊपर भगवान है और ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर है, यहाँ भगवान वो देखो क्या करते हैं। और ऐसी गुरु का अपने यहाँ बहुत स्थान था। तो हमें उस चीज को समझना पड़ेगा और उनके प्रति आस्था और विश्वास बढ़ाइए आप। वो जो चाहते हैं, आज भी क्या उनके हिसाब से अस्पताल चलते हैं? आज कोई सरकारी अस्पताल में कोई बड़ा आदमी अधिकारी इलाज कराने क्यों नहीं जाता? यदि अधिकारी को आप जिम्मेवारी सौंप रहे हैं तो पहले अधिकारी से कहिए कि आप सरकारी अस्पताल में इलाज कराइए। आज कोई सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता। तो ये जो दुर्दशा के दो केंद्र जो सबसे महत्वपूर्ण थे देश में, शिक्षा और स्वास्थ्य, जिनकी सहजता, सरलता, सुलभता भी होनी थी, सस्ता भी होना था, तो दोनों ही महंगे हुए। आज प्राइवेट स्कूल
एक तरह से उद्योग और व्यवसाय बन गए हो, प्राइवेट अस्पताल भी ऐसे ही हो गए। तो इन चीजों को बहुत एक ऊपरी तौर पर केवल व्यवस्था के नाम पर नहीं, इनको बहुत गहरे में जाके सुधार की आवश्यकता है और इसके प्रति आस्था और विश्वास सबसे बड़ा जगाना, और उन लोगों में भी ये भाव पैदा होना चाहिए कि हमारा कर्तव्य अन्य कर्मियों की तरह नहीं है। हमारा जो शिक्षक है वो एक निर्माण करता है बच्चे का, और चिकित्सक तो ऐसा है कि जिसके ऊपर पूरा सब कुछ सौंप के बाहर ऑपरेशन थिएटर के बाहर लोग हाथ जोड़े बैठे रहते कि अब जो करना डॉक्टर साहब को करना। तो इतना विश्वास ईश्वर जैसा वो दिए हैं। तो कोरोना काल में हमें दोनों तरह के दर्शन हुए, कहीं कलंकित करने वाले चेहरे भी और कहीं श्रद्धा से जिनका सिर झुका ऐसे डॉक्टर भी। आप देखें, हम और आप जिस पीपीई किट को 1 घंटे नहीं पहन सकते थे, वो 12-12 घंटे और 24-24 घंटे पहने रहे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी लघु शंकाएं भी रोक के रखी और लोगों का इलाज किया, लोगों की जान बचाई। तो ये बहुत गहराई से और समग्र सोचने का विषय है, केवल इसको पॉलिटिकल या प्रशासनिक या मीडिया या चर्चा का विषय नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा चिंतन का विषय है, क्योंकि आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ है और जो विश्वास खो गए हैं अपन चिकित्सा क्षेत्र में जो भी, उसको अर्जित करने का ये विषय है। और एक तरह से ऐसा विषय है जिसको जीवन से जोड़े और उसको बहुत अध्ययन के बाद निर्णय लें। ऐसा जैसा पुलिस प्रणाली में ले लिया या किसी और में हम निर्णय ले लेते हैं कि प्रस्ताव पारित किया है, किसी के दबाव में निर्णय ले लिया, क्योंकि जो हावी होता है, जिसकी चलती है, वो अपने हिसाब से निर्णय कराता है। तो आईएएस लाभी या तो ये कि आपने पुलिस कमिश्नर प्रणाली दे दी तो हमें बदले में ये दे दो कि हमें इस पर ही हमारा अधिकार जमा से संतुष्ट हो जाए हम। तो इन सब चीजों से परे हट के आपको बहुत व्यापक दृष्टि से सोचने की जरूरत है इसके लिए, और ये कोई मामूली विषय नहीं है। इसके लिए तो एक जो आस्था हमारी मंदिर में जाने की होती है उस तरह की होनी चाहिए और उसके प्रयास होने चाहिए। विक्की जी कुछ कहना चाह रहे थे, हमारे बुद्धदेव जी आपके पास। विक्की जी। त्रिपाठी सर, आपके माध्यम से थोड़ा दर्शकों को मैं एम्स का उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ। एम्स के अंदर प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया जाता है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी एम्स के अंदर डीन का सहयोगी के रूप में काम करता है, डीन के अंडर में काम करता है और प्रशासन की जिम्मेवारी को बखूबी संभालता है। तो यदि डीन के अंडर में काम करेगा उसके सहयोगी के रूप में मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से, वहां तक तो ये बात ठीक थी। लेकिन जब वो उनके प्रोफेसर्स के और हाईली एजुकेटेड और हाईली स्किलफुल प्रोफेसर्स और डीन के ऊपर जब बैठ जाएगा और उनकी वो आंसरेबल हो जाएंगे जब प्रशासनिक अधिकारी को, तो कहीं ना कहीं वो पूरी प्रक्रिया लंबी हो जाएगी और कहीं ना कहीं हम लोग जो है ऐसे वैश्विक महामारी के दौर में प्रक्रिया को लंबी होना या उसके अंदर अवरोध या गतिरोध हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल भी ये मेरा स्पष्ट कहना है। इसके अलावा यदि मैं कहूं कि एक तरफ तो आप मेडिकल जो है प्रोफेशनल्स के ऊपर खून बरसाने का दिखावा कर रहे थे, आज उनकी वही मेडिकल प्रोफेशनल्स जब आपसे मांग कर रहे हैं तो आपका दायित्व ये होना चाहिए कि आप उनकी एक टीम को बुलाइए, आप उनको स्वागत कीजिए, उनको आमंत्रित कीजिए, उनके साथ बैठकर विचार विमर्श कीजिए। इन लोगों ने कभी ऐसा नहीं करने का प्रयास किया कि उनकी टीम के साथ में किसी भी प्रकार का संवाद स्थापित करने का प्रयास इस सरकार ने नहीं किया। सीधे कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव जाकर पहुंच जाता है। तो ये कहाँ का न्याय है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इनसे। चलिए विकास जी। देखिए, कोई पूर्वाग्रहित होने की बात नहीं है कि किसी के अधिकार छीन के किसी को देने का कार्य ये सरकार करेगी। सबका अपना महत्व है और सब अपने महत्व के कार्य को निष्पादित करें और हमारा पूरा मैनेजमेंट मोस्ट एफिशिएंट रूप में काम करे। सरकार का लक्ष्य यही है और इसी अनुरूप भविष्य में भी कदम उठाए जाएंगे। नंबर दूसरी बात, देखिए कोरोना, वैश्विक महामारी, हर विषय को कांग्रेस पूर्वाग्रहित कह के इन जैसे विषयों पे कहती रहे तो इसका मतलब है केवल ये राजनीतिक दृष्टिकोण से की गई बातें होंगी। मैं तो याद कर रहा हूँ त्रिपाठी जी, आपने 98 याद कराया था, आप बिजली की बात कर रहे थे, रोगी कल्याण समितियां, सुनिए ना, रोगी कल्याण समितियां, अरे भाई उसमें दायित्व कलेक्टर को क्यों दिया गया कांग्रेस के द्वारा? थे क्या तब डीन नहीं थे मेडिकल कॉलेजेस के? तब क्या हॉस्पिटल्स में सीएमओ नहीं होते थे? सर आप स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन को मिक्स कर रहे हैं। मिक्स कर रहे हैं सर, दो अलग अलग चीजें हैं। नहीं कर रहा मैं। स्वास्थ्य विभाग अलग है, अरे उनके प्रशासनिक अधिकारी अलग हैं, भाई चिकित्सा शिक्षा अलग है। अरे सुनिए डॉक्टर साहब प्लीज थोड़ा सब्र से सुनिए भी। क्या हमीदिया अस्पताल में रोगी कल्याण समिति नहीं हुई? हमीदिया अस्पताल तो मेडिकल कॉलेज से शुरू से अटैच है। नंबर दूसरी बात देखिएगा, हम
हायर एजुकेशन में भी बात करें। आप लोग पता नहीं क्यों पूर्वाग्रहित हो रहे हैं कि कोई अधिकारी ऐसा आ गया तो वो सब मेडिकल डॉक्टर्स के ऊपर हो जाएगा। अरे भाई ना, नहीं, ऐसा ऊपर नीचे होने की बातें नहीं है। कई बार डॉक्टर साहब प्लीज थोड़ा शब्द तो करिए, मुझे कंप्लीट तो दीजिए। आप पता नहीं क्यों पूर्वाग्रहित हो रहे हैं कि हमारे ऊपर आके, अरे भैया आप ही ऊपर हैं। सुनिए, आपके क्षेत्र में फिर क्यों घबरा रहे हैं, फिर क्यों घबरा रहे हैं जब ऊपर नीचे की बात नहीं है? प्रदेश को अच्छी सुविधा देने की है सर, ये लोगों को अच्छी सुविधा देने की है। अरे सर ये बात चिकित्सा शिक्षा देने की बात, तो ये क्या दूसरे नहीं समझते, केवल डॉक्टर ही समझेगा? दूसरी चीज ये प्रयोग स्वास्थ्य में किया, फेल हो गया सर आपका प्रयोग, अब यहाँ क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर साहब हायर एजुकेशन में एक उदाहरण देता हूं आपको मैं, यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार होता है, प्रोफेसर तो रजिस्ट्रार से अपर ग्रेड का, अरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक का पे स्केल होता है प्रोफेसर का। अरे अधिकार का देखिए त्रिपाठी साहब, ये अधिकारों की लड़ाई के लिए ये सरकार काम नहीं कर रही, ये सरकार काम कर रही है जनता के अधिकार के लिए। अपने कर्मचारी और डॉक्टर या प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकार के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं। हमारी सरकार चल रही है जनता को अधिकार मिले, सुविधा मिले, जनहितैषी योजनाएं मिले, स्पष्टता इसके लिए काम कर रहे हैं। अगर मैं इस मामले में हम प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति जवाबदार है ना डॉक्टरों के प्रति बैठेगा तो बेहतर हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, सरकार ने प्रशासनिक जरिए से एक विचार आया है, चिंतन मनन किया, सबका राय मशवरा लिया जाएगा, डॉक्टर ठाकुर का भी लिया जा रहा है, और उसके बाद में अंतोगतवा क्या बेहतर होगा, कैसे हमारा सिस्टम मोस्ट एफिशिएंटली चलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब दूसरी चीज बताइए आप, एक मिनट विक्की जी एक मिनट, अरे एक मिनट सुनिए तो मैं एक उपयोगिता बता दूं, हालांकि मैं नहीं कह रहा कि ये होने जा रहा है, मैं एक उपयोगिता बता दूं। आज मेडिकल कॉलेज सुनिए तो विक्की जी, मैं अगला प्रश्न सुन लीजिए, आप सबके जवाब दीजिएगा। विकास जी एक बात बताइए, बहुत सारी योजनाएं ऐसी रहती हैं जो हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से फ्लो करनी रहती है। क्या कोई प्रशासनिक कैडर का एक अधिकारी आके अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य महकमा, चिकित्सा शिक्षा, इसको बोल रहे हैं? अरे साहब हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज जो है, दो अलग विभाग है सर मध्य प्रदेश में। सुन लीजिए डॉक्टर साहब, मेडिकल कॉलेज जो है क्या वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है हेल्थ सर्विसेज प्रदान करने के लिए? आप टर्शरी लेवल की बातें कर रहे हैं, क्या इमरजेंसी हम नहीं चलाते? अमीरी अस्पताल में इंदौर में आपके मंत्री तो है, इमरजेंसी भी चलाई सर हमने, कोरोना में भी काम किया सर, बिल्कुल किया सर। चिकित्सा शिक्षा कर रहे हैं सर, माइनर ऑब्जेक्टिव्स को भूल रहे हैं, नहीं भूल रहे जो कि ज्यादा पॉपुलेशन को कनेक्ट करता है। नहीं सर, हम तो खड़े हैं सर जी। एक बात बताइए, हम मलेरिया अभियान हम नहीं चलाते उन्होंने मदद से? रिजल्ट नहीं आया, जलेबी घुमाते रह गए आप। भाई रिजल्ट तो कोई सरकार ने भी फैसला ही नहीं। हम ये बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य महकमा और मेडिकल कॉलेज ये दोनों अलग हैं। आपने ही दो मंत्री बना रखे, प्रभुराम चौधरी जी, सारंग जी बना रखे, तो वो अब अभी तक तो यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो मेडिकल का जो हॉस्पिटल है उनका बॉस आपका वहां का संबंधित एडीएम एसडीएम वही होता है। अब ये मेडिकल कॉलेज में भी आपने बिठाना शुरू कर दिया, कर देंगे, उस व्यवस्था को अलग है। तीसरे नंबर पे पहुंच गए आप नीचे से, चल अब वही व्यवस्था यहाँ लागू करना चाहते हैं। कर देंगे मतलब नहीं ठाकुर साहब, ये कोई गिनती आप ऐसे नहीं गिन सकते। जब व्यवस्था नहीं थी तो भी हमारी गिनती क्या थी हमें पता होगी, और या है तो भी क्या है। बेहतर करने के लिए क्यों नहीं सोच रहे सर? इसको बेहतर करने का क्यों? डॉक्टर साहब आप आपके अधिकारियों के प्रति ज्यादा चिंतित हो रहे हैं, आप पूरे सिस्टम के प्रति चिंतित होइए कृपया करके। मेरी बड़ा समय समाप्त हो गया प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सारी जानकारी देने के लिए। विक्की जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अविनाश ठाकुर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, देवदत्त दुबे जी आपकी टिप्पणी के लिए। बहरहाल सरकार के इस प्रयोग के बाद से जहां चिकित्सकों को भारी चिंता सताने लगी है और ये इस प्रस्ताव को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि चिकित्सकों के भारी विरोध के बाद सरकार आगे क्या कुछ कदम उठाती है। जनता मांगे जवाब में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।